तो कल वाली क्लास में हमने जो है डिस्कस किया केपलर्स लॉ, केपलर के तीनों लॉ, लॉ ऑफ ऑर्बिट्स, लॉ ऑफ एरियाज, लॉ ऑफ पीरियड्स। फिर हमने न्यूटन का मून टेस्ट देखा कि जो उन्होंने आइडिया लगाया था कि अर्थ जो है वो एक फोर्स लगा रहा है मून पे और मून एक फोर्स लगा रहा है अर्थ पे बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशन। हर ऑब्जेक्ट के अंदर ग्रेविटेशन है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, जो कि न्यूटन्स के यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में अभी हम लोग डिस्कस करेंगे, उन्होंने बताया। तो उसके हिसाब से जो फोर्स लग रहा है मून पे वो एग्जैक्ट इतना लग रहा है कि वो उसको अपनी तरफ न तो खींच पाता है अर्थ, ना ही मून अर्थ को अपनी तरफ खींच पाता है। बस इतना लग रहा होता है कि जो मून है वो अर्थ के फील्ड से, ग्रेविटेशनल फील्ड से बंधा हुआ है, जिसकी वजह से मून जो है वो एक रेवोल्यूशनरी मोशन में जो है मूव कर रहा है, यानी रिवॉल्व कर रहा है अर्थ के अराउंड। अदरवाइज मून कहीं भी जा सकता था स्पेस में, लेकिन अर्थ के अराउंड वो रिवॉल्व करता है। तो उसके पीछे का कारण है अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड। तो वो ग्रेविटेशनल फील्ड क्या कर रही है, उसके ऊपर एक सर्कुलर मोशन प्रोड्यूस करा रही है उसके अंदर, और उस सर्कुलर मोशन की वजह से उसके अंदर एक एक्सेलरेशन डेवलप हो रहा है, जिसको हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कह सकते हैं, क्योंकि सर्कुलर मोशन जब होता है तो वहां पे जो एक्सेलरेशन आता है ऑब्जेक्ट के अंदर उसको हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहते हैं, और जो फोर्स लगता है उसको सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। तो जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो लगभग हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स के बराबर है। जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है वो एक तरह से सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कर रही है, और जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है वो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहा जा सकता है। तो न्यूटन्स मून टेस्ट में हमने देखा कि उन्होंने जब v वेलोसिटी निकाली 2πr/t से, तो वहां पे वेलोसिटी की वैल्यू आई। फिर उस वेलोसिटी को यूज करके उन्होंने एक्सेलरेशन की वैल्यू निकाली कि मून का एक्सेलरेशन कितना है, उससे एक वैल्यू मिला। फिर उन्होंने वही एक्सेलरेशन मून का फाइंड किया, लेकिन इस बार ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की मदद से फाइंड किया, g की मदद से। तो वहां पर भी जो एक्सेलरेशन का वैल्यू मिला वो, और जो पिछले केस में एक्सेलरेशन मिला था वो, दोनों वैल्यूज क्या हो गई, सेम हो गई। तो इससे ये आइडिया लगा लिया उन्होंने कि जो मून में मोशन है और जो एक्सेलरेशन है वो किसी और की वजह से नहीं बल्कि ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। तो यहां पे इंपॉर्टेंट हो जाता है कि पहले हम लोग डिस्कस कर ले कि ये न्यूटन का यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है क्या। ऑल्दो क्लास 9 में आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, लेकिन एक बार फिर से हम लोग इसको डिस्कस कर लेते हैं। जो उनका एक डॉक्यूमेंट था, ट्रीटीज जिसको बोलते हैं, मैथमेटिकल प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल फिलॉसफी, प्रिंसिपिया नाम से जिसको जाना जाता है, प्रिंसिपिया। इसमें उन्होंने ये यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो है उसको मेंशन किया है, उसको डिफाइन किया है। तो हेडिंग देना न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो 1687 में इनकी जो ये बुक कह सकते हैं आई प्रिंसिपिया, जिसका पूरा नाम है मैथमेटिकल प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल फिलॉसफी, इसमें इन्होंने बताया क्या कि एवरी पार्टिकल इन द यूनिवर्स, लिखना एवरी पार्टिकल इन द यूनिवर्स every particle in the universe attracts every other particle attracts
every other particle with a force which is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between them. And this force acts along the line joining the two particles. तो सपोज हमने दो ऑब्जेक्ट्स ले लिए, एक का मास m1 और दूसरे का मास m2। उनके बीच की दूरी यानी सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस को हमने लेट कर लिया r, कि दैट डिस्टेंस इज r। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सिर्फ अर्थ ही नहीं है जिसके पास ग्रेविटेशन है, सिर्फ मून ही नहीं है जिसके पास ग्रेविटेशन है। पूरे यूनिवर्स में जितने भी पार्टिकल्स हैं, हर ऑब्जेक्ट के पास एक ग्रेविटेशनल फोर्स होता है और उस ग्रेविटेशनल फोर्स को वो अपने आसपास के ऑब्जेक्ट्स पे अप्लाई करता है और जिसकी वजह से वो उसको अट्रैक्ट करना चाहता है। ये अट्रैक्टिव नेचर का होता है। तो ये हर एक ऑब्जेक्ट के पास है, इस मार्कर के पास है, इस मोबाइल के पास है, इस बुक के पास है, हर ऑब्जेक्ट के पास है ग्रेविटेशनल फोर्स। बट ये ग्रेविटेशनल फोर्स हमको दिखाई नहीं देता है अर्थ के ऊपर ऑब्जेक्ट के बीच में। यानी ये मोबाइल और ये मार्कर में अगर ग्रेविटेशनल फोर्स है, ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करना चाह रहे हैं, तो ये दोनों एक दूसरे से चिपक क्यों नहीं जा रहे? ऐसा क्यों नहीं दिखाई दे रहा? क्योंकि ये फोर्स जो है ग्रेविटेशनल फोर्स, ये वीकेस्ट फोर्स होता है इन द नेचर में। जो फंडामेंटली चार तरह के फोर्सेस देखे गए हैं, जिनमें से एक अपना हो जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, एक हो जाता है मैग्नेटिक फोर्स, है ना, देन न्यूक्लियर फोर्स और एक हो जाता है ग्रेविटेशनल फोर्स। तो उन सब फोर्सेस में से जो सबसे वीकेस्ट फोर्स है वो ग्रेविटेशनल फोर्स को माना गया है। उसके पीछे भी कारण है कि जब इसको कैलकुलेट किया गया है, दो ऑब्जेक्ट्स जो कि बहुत कम मासेस के हैं, कम इन द सेंस 1 kg हो या 5 kg हो या इवन 100 kg हो, उसके लिए भी ग्रेविटेशनल फोर्स की जो वैल्यू है वो वैल्यू बहुत कम निकल करके आती है। तो इसलिए वो कंसिडरेबल नहीं होती है, वो फील नहीं होता है ऑब्जेक्ट्स के ऊपर। और इतना लो वैल्यू होता है, इतना लेस वैल्यू होता है कि वो इवन जो फ्रिक्शनल फोर्स है जिसको ओवरकम करना पड़ेगा। अगर इस मार्कर को यहाँ पे पेन के पास जाना है तो बीच में एयर है, एयर इस पेन पे क्या लगाएगी? एयर रेजिस्टेंस। तो एयर रेजिस्टेंस इसको रोकेगा आगे बढ़ने से। तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है इसके अंदर वो इतना कमजोर है कि एयर रेजिस्टेंस को भी ये रोक नहीं पाता है, उसको ओवरकम नहीं कर पाता है। यानी आपके केस में अगर आप बेंच पे बैठे हैं और आपके कोई फेलो स्टूडेंट कलीग दूसरे बेंच पे बैठे हैं, तो आप दोनों की बॉडी में ग्रेविटेशनल फोर्स है, आप दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करना चाहते हैं, प्रॉपर्टी है आपकी बॉडी के अंदर, बट आपकी बॉडीज आपस में अट्रैक्ट नहीं हो रही, एक दूसरे से चिपक नहीं जा रहे। कारण बीइंग दैट कि आप बैठे हो बेंच पे और जिस सरफेस के कांटेक्ट में हो तो आप पे एक ऑटोमेटिकली फोर्स लगने लग रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स। तो वो फ्रिक्शनल फोर्स
जो है उसको ओवरकम करना पड़ेगा, तब आपकी बॉडी मूव करना शुरू करेगी। तो ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स आपकी बॉडी के अंदर है वो वैल्यू वाइज इतना कम है कि इवन वो फ्रिक्शनल फोर्स को भी ओवरकम नहीं कर पा रहा है, यानी उससे ज्यादा नहीं हो रहा है। तो जब तक वो फ्रिक्शन फोर्स से ज्यादा नहीं होगा तब तक वो बॉडी को मूव कैसे करा पाएगा? नहीं करा पाएगा। जैसे एक केस में हमने देखा था कि एक चींटी है, वो कोशिश कर रही है एक 5 किलो के वजन को धक्का देने की, तो वो उसको मूव नहीं करा पा रही थी। क्यों? क्योंकि वहां पे फ्रिक्शनल फोर्स अगर है, स्टैटिक फ्रिक्शन है 5 न्यूटन का, तो जब तक वो 5 न्यूटन से ज्यादा यानी 6 न्यूटन का फोर्स नहीं लगाएगा तब तक वो ऑब्जेक्ट मूव करेगा? नहीं मूव करेगा। तो आपको एटलीस्ट कम से कम जो फोर्स अप्लाई हो रहा है वो फ्रिक्शन फोर्स से ज्यादा होना चाहिए, तब जाके तो मोशन स्टार्ट होगा ऑब्जेक्ट के अंदर। तो ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये उससे भी कमजोर होता है, उससे भी वीक होता है, उतनी वैल्यू भी नहीं दे पाता है फ्रिक्शन फोर्स को ओवरकम करने की। इसलिए मोशन जो है वो नहीं होता है, ऑब्जेक्ट्स आसपास जो है वो अट्रैक्ट होते नहीं दिखाई देते। लेकिन अगर अभी हम सारे ऑब्जेक्ट्स को लेकर के स्पेस में चले जाएं जहां पे अर्थ की ग्रेविटी नहीं है, बाकी कोई मीडियम भी नहीं है, यानी एयर नहीं है, कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, कोई फ्रिक्शन नहीं है, तो वहां पे अगर दो ऑब्जेक्ट्स ऐसे फ्रीली फ्लोटिंग, वहां पे सब कुछ जो है वो बिना ग्रेविटी के है, तो वो काइंड ऑफ फ्लोट कर रहे होते हैं, तैर रहे होते हैं स्पेस में। तो अगर कोई दो ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे के वाइसिनिटी में आ जाते हैं, यानी क्लोज एरिया में आ जाते हैं, क्लोज कांटेक्ट में, तो उनमें आपस में अट्रैक्ट होने की टेंडेंसी पाई गई है, वो दोनों एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होने लगते हैं। तो वहां पे ग्रेविटेशनल फोर्स दिखने लगता है, बट यहाँ पे नहीं दिख पा रहा है, बिकॉज यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स है, एयर रेजिस्टेंस है, तमाम चीजें हैं जो उसको क्या कर रही हैं, रोक रही हैं, अप्लाई नहीं होने दे रही। खैर, हम लोग बात कर रहे थे यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो न्यूटन ने कह दिया कि केवल अर्थ मून ही नहीं, हर ऑब्जेक्ट में ग्रेविटेशनल फोर्स है। हमने कहा ठीक है। तो उन्होंने कहा कि ग्रेविटेशनल फोर्स अगर है तो उसको कैलकुलेट करने का एक तरीका है। वो कैलकुलेट करने का तरीका क्या है? तो न्यूटन ने अपने यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, जो उन्होंने अपनी बुक में बता रखा है डिटेल में, तो उसमें यह भी बताया है कि जो फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स है, अगर वो अप्लाई हो रहा है दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में, तो उसको कैलकुलेट करने का एक तरीका भी है जिससे हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स है तो कितना है। तो उसके लिए क्या है, वो ग्रेविटेशनल फोर्स डायरेक्टली डिपेंडेंट है प्रोडक्ट ऑफ द मासेस पे, यानी जो दो ऑब्जेक्ट्स लिए जा रहे हैं जिनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स चेक किया जा रहा है, उनका मास कितना है उसके प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है कौन, ग्रेविटेशनल फोर्स। डायरेक्टली रिलेटेड है, यानी जितना प्रोडक्ट ज्यादा आएगा उतना ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा, बढ़ता चला जाएगा, डायरेक्ट रिलेशन है। और अगर प्रोडक्ट मास का कम आएगा तो ग्रेविटेशनल फोर्स भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। डायरेक्ट रिलेशन का यही मतलब होता है, एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा। दूसरा उन्होंने कहा कि जो ये ग्रेविटेशनल फोर्स है वो उनके बीच में जो डिस्टेंस है, उस डिस्टेंस को उन्होंने कहा कि अगर हम मान लें कि डिस्टेंस इज r, तो अगर वो डिस्टेंस r है तो उससे इनवर्सली रिलेटेड है, एंड दैट आल्सो उसके स्क्वायर से इनवर्सली रिलेटेड है, यानी 1/r² से रिलेटेड है। तो यानी एक तरह का ऑपोजिट रिलेशन, इनवर्स रिलेशन हो गया। तो अगर डिस्टेंस बढ़ेगी तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा, कम होने लगेगा, और अगर डिस्टेंस घटेगी तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा, बढ़ने लगेगा। तो ये दो रिलेशंस यहां से समझा सकते हैं। दोनों को जब कंबाइन कर देंगे तो हम कह सकते हैं कि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन r²। और प्रोपोर्शनैलिटी हटाएंगे तो एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो F इज इक्वल्स टू, वेयर F इज ग्रेविटेशनल फोर्स, कैपिटल G m1 m2 upon r², where m1 is mass of the first object, m2 is mass of the second object, and r is the distance between the objects, and capital G is a constant made by him,
which is called gravitational constant. ये एक वैल्यू है जो उन्होंने बनाई है अपने रिसर्च वर्क से. 6.67 into 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर. So by using this formula we can calculate that how much amount of gravitational force is acting between two particles. दो पार्टिकल्स के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स को इस फॉर्मूले से कैलकुलेट किया जा सकता है. तो इनके फॉर्मूले से इनके डेफिनेशन को आराम से बताया जा सकता है. अगर कहीं भी आता है कि डिफाइन न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, तो हम इजीली बता सकते हैं कि न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन सेज दैट every particle in the universe applies a force of attraction on the other particle, and that force is directly proportional to the product of the masses of those particles as well as inversely proportional to the square of the distance between them. तो ये डेफिनेशन आराम से इनके फॉर्मूले से बताई जा सकती है. When G, कैपिटल G, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के लिए अगर हम इन्हीं के फॉर्मूले से एक फॉर्मूला बनाएं तो हम कह सकते हैं कि F इंटू आर स्क्वायर, ट्रांसपोज करेंगे तो आर स्क्वायर इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, m1 m2 इधर मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में लग जाएगा. तो ये हो गया G का वैल्यू निकालने का फॉर्मूला. बात रही डायमेंशंस की इसकी, तो डायमेंशन G के डायमेंशन के लिए फोर्स का डायमेंशन क्या होता है? mLg माइनस 2. देन ये है आर स्क्वायर, आर मतलब डिस्टेंस, तो डिस्टेंस यानी L, तो L स्क्वायर अपॉन m1 m2 दोनों मासेस है तो m स्क्वायर, तो m से ये कैंसिल, तो ये हो जाएगा m to the power -1 L power 3 T power -2. ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का क्या हो जाएगा? डायमेंशन हो जाएगा. m पावर -1 L पावर 3 T पावर -2. तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशन होता है, डायमेंशन लेस नहीं है. ज्यादातर कांस्टेंट्स जो होते हैं वो डायमेंशन लेस होते हैं बिकॉज वो एक नंबर होते हैं. लेकिन यहाँ पे कैपिटल G सिर्फ एक नंबर नहीं है, इट्स डिनोटिंग समथिंग, इट हैज ए यूनिट. तो इसके पास यूनिट है, इसके पास डायमेंशंस हैं, डायमेंशन लेस क्वांटिटी नहीं है. देन यूनिट की बात रही तो हम SI यूनिट भी इसका कैलकुलेट कर सकते हैं. फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन. डिस्टेंस, तो डिस्टेंस का यूनिट हो जाएगा मीटर स्क्वायर SI यूनिट. और मास तो kg इंटू kg यानी kg स्क्वायर. तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर, ये हो जाता है SI यूनिट ऑफ द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट. तो इसलिए वहां पे 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर. देन बिफोर गोइंग फर्दर, ग्रेविटेशन, तो ग्रेविटेशन का डेफिनेशन क्लियर है. न्यूटन का जो ग्रेविटेशन है वो ग्रेविटेशन हम कहीं भी डिफाइन कर सकते हैं.
दूसरा आ जाता है, कभी कभी वर्ड यूज हो जाता है ग्रेविटी। तो ग्रेविटेशन और ग्रेविटी में माइन्यूट सा डिफरेंस है। जब ग्रेविटेशन हम बात करते हैं तो वो किसी भी पार्टिकल के लिए हो सकता है, लेकिन जब हम ग्रेविटी बोलते हैं तो वो अर्थ के लिए यूज होती है। अर्थ के लिए जब हम यूज करते हैं तो ग्रेविटी वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। देन फ्री फॉल। फ्री फॉल का मतलब क्लियर होना चाहिए, जब एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होता है ओनली एंड ओनली ड्यू टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, तो वो ऑब्जेक्ट फ्री फॉल के केस में आता है। यानी ये मार्कर, इसको हमने ड्रॉप कर दिया, तो जब ये गिर रहा है तो इट इज एक्टिंग ओनली अंडर द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, और कोई फोर्स इस पे काम नहीं कर रहा है। एयर रेजिस्टेंस को हम नेग्लेक्ट कर देते हैं, तो इस समय जो फोर्स इसको अपने तरफ खींच रहा है वो ग्रेविटेशनल फोर्स है, और वो इसमें मोशन ले आ रहा है, तो उस मोशन को हम क्या कहेंगे? फ्री फॉल कहेंगे। फिर जब ये फ्री फॉल हो रहा होता है तो इस समय ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, और मूव कर रहा है तो इस तरह से मूव कर रहा है कि उसके अंदर कांस्टेंट वेलोसिटी नहीं है। यानी हर एक पॉइंट पे जैसे जैसे वो नीचे जाता है उसकी वेलोसिटी बढ़ती चली जाती है। इसलिए अगर एक ऑब्जेक्ट कम ऊंचाई से अगर गिराया जाए तो उसका जो मोमेंटम होता है जब वो टकराता है जमीन से, और एक ऑब्जेक्ट जो ज्यादा हाइट से ड्रॉप किया जाए उसका जो मोमेंटम होता है जब वो टकराता है जमीन से, उसमें फर्क आता है। तो मास तो बदल नहीं रहा है इसका, यानी क्या बदल रहा है? वेलोसिटी बदल रही है। तो वेलोसिटी चेंज होती है जिसकी वजह से मोमेंटम में चेंज आता है, और जिसकी वजह से वहां पे जो इंपल्स जनरेट होता है, जो इफेक्ट होता है, जो डैमेज होता है, वो डैमेज ज्यादा होता है जब एक ऑब्जेक्ट ज्यादा ऊंचाई से गिरती है। तो वहां पे क्या हो रहा है कि ज्यादा जब हाइट से गिर रहा है तो हर एक पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी बढ़ती चली जा रही है। तो वेलोसिटी अगर बढ़ रही है तो इसका मतलब इसमें क्या हो रहा है? एक्सेलरेशन, यानी ये एक्सेलरेशन में मूव कर रहा है। तो वो जो एक्सेलरेशन है, वो एक्सेलरेशन को नाम दे दिया जाता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, दैट इज स्मॉल g से डिनोट करते हैं, जिसके ऊपर भी हम लोग डिस्कशन करेंगे। स्मॉल g जिसकी वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बताई जाती है, बट वो वैल्यू फिक्स नहीं, वो वैल्यू चेंज होती है सिचुएशन के अकॉर्डिंग, प्लेस के अकॉर्डिंग। जो स्मॉल g यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है उसकी वैल्यू चेंज होती रहती है। देन इसी से रिलेटेड है कॉन्सेप्ट मास और वेट का। तो मास और वेट में क्या डिफरेंस है? मास और वेट में क्या डिफरेंस है? मास जो होता है वो ऑब्जेक्ट के मटेरियल पार्टिकल्स, यानी जो उसके मॉलिक्यूल्स, जो उसके एटम्स हैं जो उसको बना रहे हैं, उनका जो वजन है वो उसको, उसके मास को रिप्रेजेंट करता है। तो वो मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स उसके मास के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और वेट जो है, वेट एक तरह का फोर्स है। मैंने पहले भी बोल रखा है, फिजिक्स में वेट को एक तरह का फोर्स माना जाता है। क्यों? क्योंकि वेट जो आता है उसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है? m इंटू जी, W इज इक्वल्स टू m इंटू जी। इसी से वेट निकालते थे अपने पिछले क्वेश्चंस में, चैप्टर्स में। तो मास मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और मास इंटू एक्सेलरेशन किसका फॉर्मूला होता है? फोर्स का। तो वेट इज अ काइंड ऑफ फोर्स जो कि एक्ट करता है ऑब्जेक्ट पे डाउनवर्ड, बिकॉज अर्थ की जो ग्रेविटी है वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, उस ऑब्जेक्ट के वेट को वो बना रही है। तो वेट जो है वो दो चीजों पे डिपेंड करता है, मास पे प्लस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो मास तो कांस्टेंट होता है ऑब्जेक्ट का, अगर वो इंक्रीज नहीं कर रहा है साइज वाइज या डिक्रीज नहीं कर रहा है तो उसका मास कांस्टेंट है। लेकिन g जो है वो बदल सकता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इवन अर्थ के ऊपर भी जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो हर जगह सेम नहीं है। ये मिसकंसेप्शन है कि g की वैल्यू 9.8 हर जगह होती है, ऐसा नहीं है। इक्वेटर पे कुछ और होती है, पोल्स पे कुछ और होती है ना, वो वेरी करती है। तो वो हम लोग डिस्कस करेंगे इन डिटेल में कैसे वेरी करती है। फिर जब हम सरफेस, अर्थ की सरफेस से ऊपर उठने लगते हैं तो भी जो स्मॉल g की वैल्यू है वो चेंज होनी शुरू हो जाती है, और जब हम अर्थ के सरफेस के नीचे जाते हैं तो भी स्मॉल g की वैल्यू चेंज होनी शुरू हो जाती है। तो स्मॉल g यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बदल सकता है। तो जब वो बदलेगा तो जो वेट है वो भी क्या हो जाएगा? बदल जाएगा।
तो एक ऑब्जेक्ट का वेट चेंज हो सकता है लेकिन उसका मास चेंज नहीं होता है, मास कांस्टेंट मान के चलते हैं। तो ये बेसिक सा डिफरेंस है मास और वेट में। हाँ, ग्रेविटी की वैल्यू जी की वैल्यू 9.8 हम लेते हैं, यूज करते हैं अपने कैलकुलेशंस में। वो एक एवरेज वैल्यू है, वो एक कांस्टेंट वैल्यू नहीं है, फिक्स वैल्यू नहीं। बिकॉज अर्थ पे ही पाया गया है कि जब हम इक्वेटर पे होते हैं तो जो ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है ये काफी कम हो जाती है, इसकी वैल्यू कम रहती है। यानी इक्वेटर पे जाके अगर एक आदमी अपना वजन करता है तो उसका वजन कुछ और आता है, वेइंग मशीन कुछ और जवाब देती है। और जब पोल्स पे जाते हैं तो पोल्स पे ये ग्रेविटी जो है वो मैक्सिमम हो जाती है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो वहां पे अगर एक आदमी अपना वजन करता है, वे करता है, तो वहां पे वेट उसका मैक्सिमम आता है। तो वही पर्सन, उसका मास उतना ही है लेकिन उसके वेट में दो जगह अलग अलग वैल्यूज मिल रही। रीजन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो चेंज हो जाता है। इक्वेटर पे क्या होता है, जो बात उठी ही है तो बता ही देते हैं कि अर्थ जो है वो जियोइड शेप का है ना, कंप्लीट स्फेरिकल नहीं है। यानी टॉप और बॉटम से जो है वो कंप्रेस्ड और साइड वाइज जो है वो बल्जिंग। अर्थ का एक्चुअल शेप जो है वो टॉप और बॉटम से यानी पोल्स पे दबा हुआ है और इक्वेटर की तरफ निकला हुआ है, जैसे एक हवलदार का पेट होता है तो वैसा। तो यहाँ पे जब हम सेंटर से डिस्टेंस मेजर करते हैं तो अर्थ के सेंटर से डिस्टेंस जब यहाँ से पोल से देखेंगे तो ये आर की वैल्यू और इक्वेटर पे देखेंगे तो ये आर की वैल्यू में फर्क दिखेगा। ये आर ऑब्वियसली इस आर से क्या दिखाई दे रहा है, ग्रेटर। दिस आर इज लार्जर देन दिस वन। तो अब जब ग्रेविटेशनल फोर्स वर्क करता है तो वो डायरेक्टली डिपेंडेंट, इनवर्सली डिपेंडेंट होता है डिस्टेंस पे। तो ये डिस्टेंस यहाँ पे क्या हो रही है, इंक्रीज हो जा रही है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है यहाँ पे कम लग रहा है इक्वेटर पे, और पोल्स पे ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो मैक्सिमम लग रहा है बिकॉज डिस्टेंस कम हो गई। तो डिस्टेंस का कैसा रिलेशन, इनवर्स रिलेशन। तो डिस्टेंस घटेगा तो ग्रेविटेशनल फोर्स बढ़ेगी। तो पोल्स पे आपको ग्रेविटेशनल फोर्स मैक्सिमम फील होगा और इक्वेटर पे आपको ग्रेविटेशनल फोर्स मिनिमम फील होगा। ड्यू टू दैट रीजन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इक्वेटर पे आपको कम मिलेगी और पोल्स पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आपको मैक्सिमम मिलेगी। तो उसी इंसान का वजन इक्वेटर पे कम आएगा और उसी इंसान का वजन पोल्स पे ज्यादा आएगा बिकॉज जी पे डिपेंडेड है कौन, वेट। तो जी चेंज होगा तो वेट भी चेंज होगा। तो अगर किसी मोटे इंसान को ये फील करना है कि उसने अपना वजन कम कर लिया है तो इक्वेटर पे जाके अपना वजन नाप सकता है। उसको फील होगा कि उसका वजन कम हो गया है, उसको खुशी होगी मेंटल लेवल पे, लेकिन फिजिकल लेवल पे उसके अंदर जो मांस, हड्डी, खून और चर्बी है वो अभी भी उतनी ही, तो वो चेंज नहीं हुई है। उसका वेट भले ही कम उसको दिखा रहा है, मशीन दिखा रही है, तो वो उसको मिल सकता है। और पोल्स पे अगर किसी सुखड़ू इंसान को ये फील करना है कि उसका वजन बढ़ गया है तो वो पोल्स पे जाके अपना वजन कर सकता है, वहां पे कुछ बढ़ा हुआ वजन उसको मिलेगा। तो उसको मेंटल सेटिस्फैक्शन मिलेगा कि मैंने मास गेन कर लिया, मेरा वजन बढ़ गया। बट ऐसा है नहीं, मास, हड्डी, मांस, खून उतना ही है। तो मास में चेंज नहीं आया, वेट में फर्क आ रहा है बिकॉज ग्रेविटी में फर्क आ रहा है इस वजह से।
फिर एनसीईआरटी 8.3, एनसीईआरटी 8.3 यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के टॉपिक के अंदर डिस्कस किया गया है मून के बारे में, जो कि हम लोगों ने कल ऑलरेडी डिस्कस किया था न्यूटन्स मून टेस्ट में। जिसमें अर्थ लिया गया, मून लिया गया, और मून को कहा गया कि जो है वो 8.3 हेडिंग 8.3 यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, जोहान्स केपलर की जो फोटो बनी है उसके बगल में यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, पेज नंबर 185। तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के अंदर जो है मून के बारे में डिस्कस किया हुआ है। तो हमने कल मून पे ऑलरेडी डिस्कशन किया था कि कैसे मून पे जो है वो एक्सेलरेशन डेवलप हो रहा है और ग्रेविटेशन वर्क कर रहा है। तो वो एक्सेलरेशन ऑफ मून वहां पे डायरेक्ट लिख दिया है v स्क्वायर अपॉन rm, एंड देन डायरेक्ट बोल दिया है कि एक्सेलरेशन जो मून पे डेवलप हो रहा है ड्यू टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन ऑफ अर्थ इज 4 पाई स्क्वायर अपॉन rm डिवाइडेड बाय into rm डिवाइडेड बाय t स्क्वायर, डिवाइडेड बाय t स्क्वायर। तो ये जो है ये वहीं से आया है। v यहां पे मतलब है वेलोसिटी ऑफ द मून से। तो वेलोसिटी ऑफ द मून कैसे आएगी? मून जो है वो एक सर्कुलर पाथ में रोटेशन कर रहा है, तो डिस्टेंस कितना कवर करेगा एक रेवोल्यूशन में? 2 पाई rm, 2 पाई rm यानी सरकमफेरेंस ऑफ द पाथ, सरकमफेरेंस ऑफ द पाथ, इतना डिस्टेंस वो कवर करेगा, डिवाइडेड बाय टाइम टेकन बाय द मून टू कवर 1 रेवोल्यूशन। तो एक रेवोल्यूशन में लगने वाला जो टाइम है उसको टाइम पीरियड कहा जाता है, तो कैपिटल टी। अब ये हो गई वेलोसिटी, तो इसका स्क्वायर, और इसको डिवाइड किया जाएगा किससे? डिस्टेंस से, यानी rm जिसको कहा जा रहा है डिस्टेंस ऑफ मून फ्रॉम द अर्थ। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो 2 का स्क्वायर विल गिव यू 4, पाई का स्क्वायर विल गिव यू पाई स्क्वायर, rm स्क्वायर डिवाइडेड बाय t स्क्वायर, और नीचे डिवाइडेड बाय है rm। तो वो rm आ जाएगा इसमें t के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो rm will cancel out one of the power, तो आपको फाइनली क्या मिलेगा? 4 पाई स्क्वायर rm अपॉन t स्क्वायर। तो इसलिए वहां पे डायरेक्ट जो है वो ये लिख दिया है, तो वो यहां से आया है। वेलोसिटी की वैल्यू रखी और सॉल्व किया तो ये वैल्यू आ गई। So by using this formula we can find out the acceleration of an object revolving around the earth. 4 into pi square into distance between the two objects, that is earth and that object, divided by the time period, yani time taken by that object in completing one oscillation.
then law of gravitation in vector form, बिकॉज ये फोर्स है एंड फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो इसको वेक्टर फॉर्म में भी हमको जानना जरूरी है। बिकॉज क्वेश्चंस जब बनेंगे तो क्वेश्चंस बनेंगे कि एक ऑब्जेक्ट है जिसके जो सराउंडेड है सर्टेन ऑब्जेक्ट से, यानी दो ऑब्जेक्ट तीन ऑब्जेक्ट्स उसके अगल बगल होंगे, तो उसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स कितना लग रहा है कैलकुलेट करने को बोलेगा। तो वहां पे हमको वेक्टर एडिशन करना होगा, वेक्टर के मदद से हमको फाइंड आउट करना होगा कि उसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स कितना आ रहा है। तो वेक्टर फॉर्म में इस फोर्स को समझना जरूरी है। तो अगर हम दो ऑब्जेक्ट्स ले लेते हैं, एक ऑब्जेक्ट m1 और दूसरा m2, और उनके बीच की डिस्टेंस मान लेते हैं कि r है, तो ऐसे में ये जो m1 है इसके ऊपर एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, और वो किसके द्वारा लगेगा? m2 के थ्रू। m2 क्या करेगा? m1 को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, और m1 क्या करेगा? m2 को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा, यानी दोनों ही एक दूसरे को अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहे हैं, ये इसको और ये इसको। तो m1 जो m2 पे फोर्स लगा रहा है उसको हम कह सकते हैं F12, यानी फोर्स अप्लाइड बाय द फर्स्ट ऑब्जेक्ट ऑन द सेकेंड ऑब्जेक्ट, और m2 जो फोर्स लगा रहा है m1 पे उसको हम कह सकते हैं F21, यानी फोर्स अप्लाइड बाय द सेकेंड ऑब्जेक्ट ऑन द फर्स्ट ऑब्जेक्ट। F21 का डायरेक्शन ये है, F12 का डायरेक्शन ये है। तो F12 जब वेक्टर फॉर्म में हम लेंगे तो G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर इंटू r कैप लग जाएगा। r कैप क्या है? r कैप जो है वो एक यूनिट वेक्टर है जो उस वेक्टर के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी इस वेक्टर का डायरेक्शन जो है वो रिप्रेजेंट हो रहा है r कैप के थ्रू। 21 में भी यही होगा, F21 is equals to G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर इंटू r कैप। यहाँ पे R12 कर सकते हैं और यहाँ पे R21 कर सकते हैं, बिकॉज डायरेक्शन यहाँ पे क्या है जो है उसका ऑपोजिट डायरेक्शन यहाँ पे, डायरेक्शंस जो है वो ऑपोजिट टाइप के, तो ये चीज है। तो यूनिट वेक्टर इसके साथ बोलेगा क्वांटिटी के साथ जो इसको डायरेक्शन प्रोवाइड करेगा। अब R21 यानी यहां पे जो डायरेक्शनल वेक्टर है वो R12 के क्या है? ऑपोजिट नेचर है। तो इनको जब हम इक्वल करेंगे तो हमको वन ऑफ देम पे माइनस साइन देना पड़ेगा, बिकॉज बोथ आर ऑपोजिट इन डायरेक्शन। ये इधर जा रहा है राइट साइड तो वो आ रहा है लेफ्ट साइड, तो R21 इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ R12 कह सकते हैं। और इसको जब यहाँ अप्लाई करेंगे इनके फॉर्मूले में तो वहां से ये समझ में आएगा कि F12 वेक्टर हो जाएगा। ये F12 वेक्टर इज इक्वल्स टू, या F21 वेक्टर इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ F12 वेक्टर।
F21 वेक्टर इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ F12 वेक्टर। यहाँ पे ये रिप्रेजेंट कर रहा है माइनस साइन कि जो F21 है उसका डायरेक्शन F12 के मुकाबले ऑपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए यहाँ पे माइनस साइन लग रहा है। इसको रीड कैसे करते हैं? जो 2 1 और 2 लिखा है F21 force applied by the second object on the first object, और यहाँ पे F12 force applied by the first object on the second object, gravitational force applied by the one on 2। हाँ, by first object on the second object, और यहाँ पे by second object on the first object। इसके द्वारा इस पे लगाया जाने वाला फोर्स और इसके द्वारा इस पे लगाया जाने वाला फोर्स। तो ये कुछ कुछ हमारा जो है न्यूटन के थर्ड लॉ को फॉलो करता दिखाई दे रहा है, where Newton's third law says that every action has an equal opposite reaction। तो अगर ये एक्शन फोर्स है तो ये रिएक्शन फोर्स है। तो हम ये कह सकते हैं, लिख लेना कि वेक्टर फॉर्म ऑफ द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, vector form of the law of gravitation implies that vector form of the law of gravitation implies 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 that gravitational force acting between two particles form action and reaction pair। Gravitational force acting between two particles form action reaction pair।